गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र खंगार स्वागत करता हूं आप सबका। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं असामान्य अणुभार के बारे में और वांट ऑफ गुणांक के बारे में। ठीक है बेटा, असामान्य अणुभार टॉपिक है हमारा। असामान्य अणुभार इंग्लिश में बोलते हैं एबनॉर्मल मोलेकुलर मास। ये हमारा टॉपिक है आज का पहला टॉपिक। अब बेटा एबनॉर्मल मोलिकुलर मास के पहले देखो नॉर्मल या सामान्य अणुभार क्या होता है। ठीक है, असामान्य अणुभार से पहले क्या पता होना चाहिए सामान्य अणुभार। सामान्य अणुभार क्या होता है, जैसे हम ज्ञात करते हैं ना अणुभार को, जैसे मान लो किसी का हमने एसिटिक एसिड का ज्ञात किया अणुभार, अगर वह 60 प्राप्त हो रहा है तो उसका सामान्य अणुभार है वो। ठीक है, लेकिन अगर 60 की जगह कुछ और प्राप्त हो रहा है, फॉर एग्जांपल 30 या 120, तो ये क्या है असामान्य अणुभार होगा। मतलब अणुभार का जो सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान दोनों क्या हो समान प्राप्त हो तो फिर वो होता है सामान्य अणुभार। सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान में क्या डिफरेंस? सैद्धांतिक मान तो वो होता है जो हमें ऑलरेडी नोन है, मान लो बुक्स में जो लिखा हुआ है या फिर उन्होंने जो साइंटिस्ट वगैरह जो हमें बताया, फिर हम प्रैक्टिकल करें और हम उसका अणुभार निकालें और वो अलग प्राप्त हो जाए। या फिर सामान्य अणुभार सैद्धांतिक अणुभार उसे कहेंगे हम जिसे आप कागज पे लिखकर ज्ञात करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ज्ञात किया ये, हम ये एसिटिक एसिड के बारे में ज्ञात करते हैं साहब, ये हमारा एसिटिक एसिड है, इसका अणुभार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको वो अणुभार ज्ञात करोगे, वो उसका क्या होगा सामान्य अणुभार होगा या सैद्धांतिक अणुभार होगा। ठीक है बेटा, जैसे ज्ञात करेंगे कार्बन का कितना होगा 12 प्लस हाइड्रोजन का 3, फिर से कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया बेटा 12 और 3 15। ठीक है, 15 और 12, 15 और 2 17, 17 और 10 27, 27 और 1 28, 28 हो गया और ये 32, 28 और 32 कितना हो गया 60। यानी अगर एसिटिक एसिड का हमने कॉपी पेन लेकर रूल्स के अकॉर्डिंग अणुभार ज्ञात किया, यानी हर परमाणु का परमाणु भार जोड़ा हमने और हमें अणुभार जो प्राप्त होगा क्या होगा उसका सैद्धांतिक अणुभार होगा। ये क्या है इसका सामान्य अणुभार है। लेकिन ये कब प्राप्त हो रहा है हमें? जब विलयन में विलय के कणों की संख्या परिवर्तित नहीं हो, यानी विलयन में विलय के कणों की संख्या क्या हो चेंज नहीं हो, यानी विलय का न तो संगुणन हो ना वियोजन हो, यानी विलय पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं टूटना चाहिए, नहीं विलय के 2 या 2 से अधिक अणु या 2 से अधिक स्पीशीज आपस में जुड़नी चाहिए। ठीक है, तो अगर विलय पदार्थ के कणों की सैद्धांतिक व प्रेक्षित संख्या समान प्राप्त होती है तो उसे हम बोलते हैं सामान्य अणुभार बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं सामान्य अणुभार बोलते हैं। लेकिन अगर ये परिवर्तित हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं असामान्य अणुभार बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको लिख देता हूं पहले, तो क्या होता है ये वो देखते हैं। क्या होगा यदि विलयन में विलय के कणों की संख्या अपरिवर्तित रहे तो अणुसंख्यक गुणों के सैद्धांतिक व प्रायोगिक मान समान प्राप्त होते हैं। अर्थात अणुसंख्यक गुणों से विलय पदार्थ का सही अणुभार तभी प्राप्त होता है जब क्या हो, जब नंबर 1 कंडीशन विलयन तनु हो, विलयन क्या हो तनु हो। ठीक है,
अर्थात क्या करता हो, राउल्ट के नियम की पालना, विलियन तनु हो तथा राउल्ट के नियम की पालना करता हो, राउल्ट के नियम की पालना करता हो। पहला पॉइंट ये हो गया। पॉइंट नंबर 2, विलेय का संगुणन या वियोजन, संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। यानी विलेय पदार्थ एक से अधिक कणों में ना टूट जाए, ना विलेय के एक से अधिक अणु या स्पीसीज आपस में जुड़कर एक अणु बना ले, ठीक है, ये कंडीशन है। परंतु अगर ऐसा हो जाता है कि विलेय पदार्थ का वियोजन या संगुणन हो जाता है तो विलेय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इससे अणुभार भी क्या होते हैं, प्रेक्षित और सैद्धांतिक संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। ऐसे अणुभारों को हम बोलते हैं असामान्य अणुभार, ठीक है बेटा। परंतु यदि विलेय पदार्थ का वियोजन या संगुणन हो जाता है तो विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है तथा अणुभार का प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से भिन्न प्राप्त होता है। ऐसे अणुभार को ही असामान्य अणुभार कहते हैं, असामान्य अणुभार कहते हैं। समझ के बात को। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे जिसमें हम वियोजन भी कराएंगे और क्या कराएंगे, संगुणन भी कराएंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे क्या होने वाला है हमारा ये। चलो लिखेंगे आगे। चलो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम, ठीक है। जैसे NaCl है, ठीक है। अब जब इसको तोड़ोगे आप तो Na प्लस Cl माइनस, दो भागों में टूट गया बेटा। तो यहाँ पर तो 1 मोल था, यहाँ पर कितना हो गया 1 + 1। तो कणों की, विलेय के कणों की सैद्धांतिक संख्या 1 और प्रेक्षित संख्या कितनी होगी 2। इसी प्रकार आप ये ले लो CaCl2, इसको तोड़ दो तो ये Ca + 2 + 2Cl माइनस 1 प्लस कितना हो गया बेटे 2 = 3। यहाँ पर कितना हो गया 2, यानी ये 2 कोणों में टूट गया 3 में। एक और एग्जाम्पल ले लो, K4FeCN6, ठीक है। तोड़े इसे तो क्या हो जाएगा 4K प्लस FeCN6 -4, ये 4 + 1 = 5। तो जब NaCl को लोगे तो 2 कोणों में टूटेगा, या 2 आयनों में टूट गया ना, एक Na और एक Cl। जैसे CaCl2 को लोगे तो एक तो कैल्शियम आयन, 2 क्लोराइड, ऐसे इसको लोगे, ठीक है। तो ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, जब इसको तोड़ोगे तो 4 तो पोटेशियम आयन हो गए और एक क्या हो गया हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन प्राप्त हो गया हमें, तो 5 हो गए। तो इसी प्रकार जिसके अणुभार होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3 और 5 है तो 1/5।
क्योंकि अगर देखो संगुणन होगा तो अणुभार का मान बढ़ेगा, वियोजन होगा तो घटेगा। यहां पर क्या हो रहा है, एक टूट रहा है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। इसीलिए इनका जो अणुभार होगा, प्रेक्षित अणुभार सैद्धांतिक का, इसका तो 1/2 प्राप्त होगा, इसका 1/3 और इसका 1/5। कैसे मतलब, इसका जो वास्तविक अणुभार होगा उसका 1/2, इसका 1/3 और इसका 1/5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर संगुणन का एग्जाम्पल ले, हम किसका एग्जाम्पल ले, संगुणन का, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनके बारे में बात करें हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, तो उनमें संगुणन होता है। वो कैसे होता है पहले मैं इसको मिटाऊं और फिर उसको लिख के बताता हूं तुम्हें कि ये कैसे होगा। देखें फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड ले लो, फॉर्मिक एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड ले लो, जो आपकी इच्छा हो वो ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, हम जब इसे बेंजीन में घोलते हैं तो देखो क्या होगा, एसिटिक एसिड के दो अणु आपस में संगुणित हो जाएंगे। ये तो है हमारा पहला अणु एसिटिक एसिड का। ठीक है, इधर हम लिखते हैं दूसरा अणु, तो देखो ये एक अणु है, वो दूसरा अणु है एसिटिक एसिड का। होगा क्या, ये आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेंगे। क्या है ये, हाइड्रोजन बंध है। ठीक है बेटा, अब दो अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेंगे, यानी क्या हो गया, वो संगुणित हो गए। संगुणित हो गए तो अणुभार का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था एसिटिक एसिड का कितना होता है, 60 इसका तो 60 इसका, टोटल कितना हो गया भाई 120। यानी इसका जो सैद्धांतिक अणुभार तो कितना था 60, और हमने जब ज्ञात किया कितना प्राप्त हुआ, प्रेक्षित 120 प्राप्त हुआ है, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, संगुणित हो चुके हैं। तो ऐसे अणुभारों को हम बोलते हैं असामान्य अणुभार। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में भी वांट हाफ कोएफिशिएंट होगा बेटा। ठीक है, देखो जो अणुसंख्यक गुणों के असामान्य मान होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अणुसंख्यक गुणों से हमें प्राप्त हो गए थे मान असामान्य अणुभारों की व्याख्या के लिए वांट हाफ ने गुणांक दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, वांट हाफ गुणांक बोलते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, अणुसंख्यक गुणों की प्रेक्षित संख्या और सैद्धांतिक संख्या का अनुपात होता है। क्या होता है बेटा, आई इज इक्वल टू, ये अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित मान अपॉन अणुसंख्यक गुणों के सैद्धांतिक मान, यानी अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, वांट हाफ गुणांक आई कहलाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये विलय के कणों की प्रेक्षित संख्या अपॉन विलय के कणों की सैद्धांतिक संख्या। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो I बराबर ये वियोजन से या संगुणन से, वियोजन या संगुणन से पूर्व, वियोजन या संगुणन से पूर्व विलय के कणों की संख्या। नीचे वियोजन या संगुणन के पश्चात विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या।
ठीक है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो मैं इनमें से ऊपर वाले को मिटा देता हूँ और बात करते हैं आगे चेंज कैसे कर सकते हैं। नीचे वाले से बताता हूँ आपको। देखो जो विलय के कणों की संख्या होगी वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होगी, या फिर लिख सकते हो ये विलय के कणों की संख्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अणुभार। किसका अणुभार? विलय का अणुभार। तो इसमें रखोगे अगर आप तो क्या हो जाएगा, ये विलय के कणों का, या ये विलय का लिख देते हैं, विलय का सैद्धांतिक, पहले प्रेक्षित था ना ऊपर, अब क्या आ जाएगा सैद्धांतिक अणुभार अपॉन विलय का प्रेक्षित अणुभार। समझ गए बात को? समझ गए ना? ठीक है। अब देखें ये हमें प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब अगर I की वैल्यू 1 होती है, यानी सैद्धांतिक और प्रेक्षित की वैल्यू 1 होती है, I बराबर 1 होता है, तो ना तो वियोजन हुआ है, ना वियोजन और ना ही संगुणन, ना तो वियोजन हुआ ही ना ही क्या हुआ संगुणन। I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 प्राप्त होती है, I की वैल्यू क्या प्राप्त होती है? ग्रेटर देन 1 प्राप्त होती है। तो फिर क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ है? वियोजन हुआ है। क्या हुआ भाई? वियोजन हुआ है। I की वैल्यू लेस देन 1 प्राप्त होती है, इसका मतलब क्या हुआ है? संगुणन हुआ है। समझ गए बात को? I बराबर 1 तो ना तो वियोजन हुआ ना संगुणन हुआ। I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो वियोजन हुआ है, I की वैल्यू लेस देन 1 तो क्या हुआ है? संगुणन हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये है I। ठीक है, अब इसके आधार पर हम जो अणुसंख्यक गुण हैं उनको कैसे लिख सकते हैं देखेंगे। ये देखें I इज इक्वल टू डेल्टा P प्रेक्षित अपॉन डेल्टा P सैद्धांतिक। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। लिखा था ना स्टार्टिंग में I बराबर अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान। तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का प्रेक्षित मान अपॉन सैद्धांतिक मान, या फिर कैसे लिख सकते हो, ये डेल्टा टीबी प्रेक्षित अपॉन डेल्टा टीबी सैद्धांतिक। चलो ऐसे ही डेल्टा टीएफ प्रेक्षित अपॉन डेल्टा टीएफ सैद्धांतिक। और लास्ट जो हमारा बचा है वो क्या है? डेल्टा पाई। अब डेल्टा पाई प्रेक्षित और डेल्टा पाई सैद्धांतिक। हो गया भाई? सॉरी डेल्टा नहीं आएगा यहाँ पर, ये डेल्टा नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? परासरण दाब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा नहीं आएगा। अब देखो इसको अगर अलग अलग लिखो तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के लिखोगे तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे रिप्रेजेंट किया था अपन ने? देखो ये PA0 माइनस P अपॉन PA0, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया ना बेटा। नहीं देखा हो ना वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। ये किसके बराबर हो रहा था? विलय की मोल भिन्न के। लेकिन हमें तो क्या करना है? संशोधित समीकरण लिखनी है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको I लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपकी संशोधित समीकरण, ठीक है, असामान्य अणुभारों के लिए या असामान्य मानों के लिए। इसके बाद क्या था हमारा? कवथनांक। कवथनांक उन्नयन। कवथनांक उन्नयन के लिए लिखोगे आप तो कवथनांक उन्नयन में क्या लिखा था हमने? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डॉट एम। अब इसको
I से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम था, I से गुणा करना है। इसी प्रकार परासरण दाब, परासरण दाब क्या लिखा था हमने, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो इसको भी किससे गुणा करना है, I से गुणा करना है। तो ये संशोधित समीकरण होगी सभी के लिए। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे वांट ऑफ गुणांक I वियोजन और वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा में संबंध को। ठीक है बेटा, तो मैं इसको मिटा देता हूं पहले, फिर बात करेंगे उसकी। हमारा अगला टॉपिक होगा ये वांट हाफ गुणांक I व वियोजन की मात्रा। अब हम हमारी मर्जी से मान लेते हैं वियोजन की मात्रा क्या मान लिया हमने, अल्फा है, वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध। ठीक है बेटा, तो हम क्या मानेंगे, हमारी इच्छा से कि माना कि वियोजन हो रहा है ना, तो एक अणु क्या करेगा, एक से अधिक अणुओं में मतलब परमाणुओं में या आयनों में टूटेगा। तो हम लिख लेंगे माना कि कोई अणु n अणुओं में टूटता है। ठीक है, तो देखो ये जैसे माना कि ये ए अणु ले लेते हैं, ए अणु n, ठीक है, चलो माना कि कोई अणु लिख लेते हैं, हम अणु को नीचे ले लेंगे, माना कि कोई अणु n अणुओं में टूटता है। क्या है भाई, n अणुओं में टूटता है। ठीक है, किस में टूट गया, n अणुओं में टूटता है। ठीक है, तो ये a लिख दिया हमने a। ठीक है, अब ये टूट गया भाई किसमें, n अणुओं में, ये टूट गया साहब, n अणुओं में तोड़ दिया हमने इसको। ठीक है बेटा, तो देखो ये a का n अणुओं में टूटना ये होता है वियोजन, और इनकी जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, वियोजन की मात्रा। अब देखो ये मान लेते हैं, माना प्रारंभ में मोल, प्रारंभ में कितने मोल मान लिया, इसका 1 मोल, और इसका कितना होगा भाई 0, क्योंकि प्रारंभ में थोड़ी वियोजन हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रारंभ में थोड़ी वियोजन हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो प्रारंभ में इसका मोल 1 और इसका मोल कितना होगा 0। ठीक है ना, t बराबर 0 समय पर ले रहे हैं हम, किस पर ले रहे हैं, t बराबर 0 समय पर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मोल कितना माना 1 और इसका क्या माना 0 मान लिया। ठीक है, अब ये माना वियोजन की मात्रा अल्फा हो, तो हमने लिख रखा है अल्फा, यानी इसमें से क्या होगा, अल्फा वियोजित हो गया। कितना हो गया, अल्फा वियोजित हो गया, तो यहां पर क्या आएगा भाई, n अल्फा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, n अल्फा आएगा। अब देखो यहां पर हमें क्या लिखना है, ये विलय, हमारा विलय था ए, विलय के कणों की सैद्धांतिक संख्या बोले तो वियोजन से पहले, ये वियोजन से पहले, तो वियोजन से पहले अगर आप इसकी संख्या लोगे तो कितनी है भाई हमारे पास 1। ठीक है, अब इसी प्रकार ये विलय के कणों की प्रेक्षित संख्या बोले तो वियोजन के पश्चात कितनी है भाई, देखें हम 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा होगी, मतलब इन दोनों को जोड़ना है हमारे पास, जो में होगा वो निकालेंगे। तो देखो अब हम क्या करते हैं,
आई बराबर क्या था हमारे पास, आई बराबर क्या था बेटा हमारे पास, ये विलय के कणों की, विलय के कणों की प्रेक्षित संख्या बटा विलय के कणों की, विलय के कणों की सैद्धांतिक संख्या, विलय के कणों की सैद्धांतिक संख्या। ठीक है बेटा, चलो रख देते हैं मान I इज इक्वल टू प्रेक्षित संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन सिद्धांतिक संख्या। तो ये तो खत्म हो गया, भाग देंगे एक, तो क्या बचा I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, I बराबर 1 प्लस हो गया ये अल्फा और ये क्या हो गया n माइनस 1 हो गया। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, इसको इधर कूदाना है, इसको कहाँ कूदाना है, इधर। तो क्या हो जाएगा I माइनस 1, I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा n माइनस 1। अल्फा निकालना है हमें, अल्फा निकालो क्या हो जाएगा I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये हो गया हमारा साहब अल्फा की वैल्यू, वियोजन की मात्रा क्या गई हमारे आ चुकी है। समझ गए बात को, कोई टेंशन किसी को। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इससे संबंधित न्यूमेरिकल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, संबंधित न्यूमेरिकल की। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 1, K4 FeCN6 का 0.1 m बिलियन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46% आयनित होता है तो परासरण दाब की गणना कीजिए। परासरण दाब की गणना कीजिए यदि R बराबर 0.082 ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हो। ठीक है बेटा, क्या याद करना है हमें, परासरण दाब याद करना है। ठीक है, लेकिन देखो मेरे एग्जाम्पल होता है K4 FeCN6 0.1 m बिलियन यानी तनु विलियन है। ठीक है, 0.1 है नहीं 0.1 मोल प्रति लीटर है इसका मतलब। ठीक है, K4 FeCN6 लोगे तो क्या होगा, वियोजन होगा। भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वियोजन कैसे होता है इसका। ठीक है बेटा, तो हम बात करेंगे ये क्या याद करना है, परासरण दाब। परासरण दाब बराबर क्या होगा ICRT, संशोधित समीकरण ये थी ना। तो हमारे को दिया हुआ है गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, देखो गिवन C बराबर 0.1 m दिया हुआ है। ठीक है, m का मतलब मोल प्रति लीटर, और हमें दिया हुआ है R 0.082 ये ATM लीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। उसके अलावा T दिया हुआ है हमें 27 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 300 केल्विन। हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो I फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, I। समझ के बात कौन है, तुम सोच रहे हो इधर परासरण दाब का न्यूमेरिकल था, आपने परासरण दाब के टॉपिक भी नहीं बताया। बेटा हमने आई तो पढ़ा ही नहीं था वहां पर, क्वांटम गुणांक तो यहाँ पढ़ रहे ना। तो इस आई को हमें ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया था आई कैसे ज्ञात करते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ऐसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है बेटा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 46% आयनित होता है, यानी अल्फा इज इक्वल टू 46%।
46% बोले तो 46/100, 46/100 0.46 हो गया इसका। अल्फा की वैल्यू तो कितनी होगी 0.46। अब हमें ज्ञात करनी एन की वैल्यू, तो हम एन की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये K फॉर Fe CN6, चलो क्या होगा 4K प्लस Fe CN6 -4, तो 4 + 1 n बराबर क्या हो गया, 4 + 1 बराबर 5 हो गया। यानी कितने भागों में टूटा है, n का मतलब क्या था वहां पर, वियोजित कणों की संख्या, यानी वियोजन के पश्चात जो कणों की संख्या होगी उसकी बात करें। n बराबर जो वियोजित हुआ वो नहीं, वियोजन के पश्चात कितने कणों की संख्या होगी वो होगी n की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो बस मान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, I = 1 + 0.46, अल्फा की वैल्यू रख दी हमने 0.46 और n की वैल्यू कितनी 5 - 1, ठीक है हो गया 1। तो ये क्या हो गया, I = 1 प्लस इसको ये 0.46 × 4, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये I = 1 प्लस 1.84, इसको मल्टीप्लाई करने पर तो I = कितना हो गया 2.84 हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, I की वैल्यू रखनी है इस इक्वेशन के अंदर, मतलब बाकी सब की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर हमें रखनी है। तो हमें पाई निकालना है, तो पाई = क्या हो गया बेटा, सबसे पहले I 2.84 × C की वैल्यू कितनी 0.1 × R की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.082 × T 300 केल्विन। ठीक है बेटा, तुम चाहो तो मात्रक सहित रख सकते हो। किसके सहित रख सकते हो, मात्रक सहित। कैसे रखोगे, देखो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, ठीक है बेटा, और ये मोल प्रति लीटर है तो ये m से मोल और लीटर दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा ओनली ATM बचेगा। क्या बचेगा ATM, तो पाई बराबर क्या होगा 6.9864 ATM हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई आप करोगे तो। ठीक है बेटा, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। अगला न्यूमेरिकल करते हैं, चलो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आयनिक यौगिक, आपकी बुक के पीछे क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक AB का सैद्धांतिक व प्रेक्षित अणुभार क्रमशः 58.2 व 30 है, तो वांट हाफ गुणांक व वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें देखो हम जानते हैं अल्फा = I-1/n-1, ये तो हमारे वियोजन वाले सूत्र के लिए क्या होगा, अल्फा की वैल्यू की। हमें I की वैल्यू याद करनी है, तो हमें पता है V नोट एट, हम जानते हैं कि V नोट एट I बराबर क्या होता है, ये विलेका सैद्धांतिक अणुभार बटा विलेका प्रेक्षित अणुभार क्या होगा बेटा, हो गया ना। अब देखें
वहां पर अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित मान अपूर्ण सैद्धांतिक मान था, लेकिन मैंने उसके बाद आपको बताया था कि जो अणुसंख्यक गुणों के मान होते हैं वो क्या होते हैं, अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया ना। अब I इजिकल टू क्या हो जाएगा, 58.2 अपॉन 30, इसको भाग दो, कितना आएगा 1.94 आएगा। कितना आएगा 1.94। आगे इसकी वैल्यू, अब हमें n की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या दे रखा है, आयनिक यौगिक दे रखा है, तो साहब इसको वियोजित कर दो, ये लो a प्लस b माइनस, तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 + 1 बराबर 2 होगी I की वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं, ये लो, हमें क्या मतलब आ रहा है, ये अल्फा इजिकल टू I की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारे पास 1.94 माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी 2 माइनस 1, n की वैल्यू 2 होगी ना, 2 माइनस 1, तो अल्फा इजिकल टू कितना हो गया, एक घटा हो गए तो 0.94 अपॉन 1 बोले तो 0.94। ये आपका खत्म। I की वैल्यू तो कितनी आ गई, ये आ गई, क्वांटा गुणांक और वियोजन की मात्रा क्या आ गई, ये आ गई बेटा। ठीक है बेटा, चलो अगला टॉपिक चालू करेंगे। अभी तक तो हमने पढ़ा था वांट ऑफ गुणांक व वियोजन की मात्रा में संबंध। हम पढ़ेंगे वांट ऑफ गुणांक व संगुणन की मात्रा में संबंध। ये वांट हाफ गुणांक I व संगुणन की मात्रा, वो भी हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फा। संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। ठीक है बेटा, अब हम यहां क्या मानेंगे, माना कि n अणु संगुणित होकर एक अणु बनाते हैं। क्या करते हैं, माना कि n अणु संगुणित होकर एक अणु बनाते हैं। ठीक है, चलो मान लो n था साहब। ठीक है, ये संगुणित हो गया साहब, ऐसे लो या सिंगल में लो, क्या हो जाएगा an। तो वही मानेंगे प्रारंभ में मोल 1, ये माना प्रारंभ यानी t बराबर 0, माना प्रारंभ में मोल कितना मान लिया इसका 1, और इसका क्या होगा 0, t बराबर 0 पर तो 0 होगा उसका। ठीक है, और ये यदि संगुणन की मात्रा क्या हो भाई, अल्फा हो, तो क्या हो, संगुणन की मात्रा अल्फा हो तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, अल्फा बटा n आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा बटा n। तो वही ये विलय के कणों की सैद्धांतिक बोले तो संगुणन से पूर्व, सैद्धांतिक संख्या, सैद्धांतिक यहां लिख लेते हैं, संगुणन से पूर्व सैद्धांतिक संख्या बराबर 1। इसी प्रकार ये विलय के कणों की प्रेक्षित बोले तो संगुणन के पश्चात संख्या क्या होगी भाई, संख्या देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा n, ये हमारी संख्या होगी। ठीक है बेटा, तो I बराबर रख देते हम। I बराबर हमारे पास क्या था, ये विलय के कणों की प्रेक्षित संख्या अपॉन विलय के कणों की सैद्धांतिक संख्या। ठीक भाई, तो I इजिकल टू क्या हो गया भाई हमारे पास, विलय कणों की प्रेक्षित संख्या, ये रही हमारी प्रेक्षित संख्या,
1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन। बेटा इसको यूं कर देता हूं, ठीक है, हो गया। और हमारी सैद्धांतिक संख्या कितनी है? 1 हो गई, एक ही है ना, तो क्या होगा, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो इसको कहाँ ढका देते हैं हम, इधर ढका देते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा i माइनस 1 हो गया बेटा, इज इक्वल टू, ये इधर ढक गया, अल्फा को उधर ढका देते हैं। चलो तुम ऐसे नहीं आएगा तो मैं इसको मिटा दूँ इधर वाले को, ठीक है, फिर सीधा लिख के बताऊंगा। ये इसको मिटा देता हूँ इधर वाले को, ठीक है। ये देखें क्या हो जाएगा, इस एक को इधर, चलो नहीं ढकाते हैं, पहले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन, इसको इधर ढका दो, क्या हो जाएगा i माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन, तो इस माइनस को उधर ढका दो, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा बटा एन, और ये क्या हो गया माइनस अल्फा हो गया भाई। चलो अब आगे लिखेंगे, लेकिन चलो इधर लिख देता हूँ, ये इधर लिख देते हैं, अभी जगह है हमारे पास। तो देखो क्या होगा, एलसीएम ले लो, i माइनस 1 इज इक्वल टू ये n लिया तो अल्फा माइनस क्या हो जाएगा n अल्फा, हो गया बेटा। n को इधर ले चलो, i माइनस 1 n इज इक्वल टू अल्फा माइनस एन अल्फा, इधर कॉमन क्या आ रहा है बेटा, अल्फा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा i माइनस 1 n इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस एन, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 n अपॉन 1 माइनस एन, ये आपके अल्फा की वैल्यू हो गई। समझ गए बात को, ठीक है ना। अब हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा। अगला न्यूमेरिकल चालू करते हैं बेटा। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। हिमांक अवनमन हमारे क्या होता है, हिमांक डेल्टा टीएफ होता है, हिमांक अवनमन दिया हुआ है 0.317 केल्विन है। तो संगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि KF इज इक्वल टू 5.1 केल्विन kg मोल इनवर्स हो। ये हमारा अगला सवाल, ठीक है बेटा। अब हम जानते हैं, देखो वी नो डेट डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF डॉट M। हमें क्या ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है, तो I को इधर ले आओ, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M। अब M क्या हमारा मोललता है, तो उसका मान रख देते हैं, M बराबर क्या है मोललता, क्या होती है M बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, ठीक है, ये विलेय का अणुभार इंटू ये विलेय की ग्राम में मात्रा होगी, केजी में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दिया। तो M का मान किस में रख देंगे, इसमें इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, M की वैल्यू किस में रख देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो रखो M की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर चलो रख देते हैं इधर, ये हमने रख दिया I इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M था, M नीचे था तो रखना चालू करो, इंटू WB इंटू 1000, अब ये नीचे वाला कहाँ चला गया ऊपर, इंटू MB इंटू WA।
चलो ये फॉर्मूला हो गया हमारा आई। हमें क्या ज्ञात करना है, संगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें, संगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है। चलो पहले आई की वैल्यू तो ज्ञात करें, उसके लिए क्यों ज्ञात करें हम आई की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, संगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, अल्फा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बेटा, अल्फा ज्ञात करनी है। तो आई की वैल्यू, चलो आई की वैल्यू निकालते हैं, रख देते हैं वैल्यू। डेल्टा टी एफ कहाँ गया हमारा, 0.317 इंटू एम बी, विलेय का अणुभार। विलेय क्या है, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का होता है 122 इंटू डब्ल्यू ए। विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी है, 20 ग्राम, अपॉन के एफ कितना है 5.1 इंटू डब्ल्यू बी, विलेय की ग्राम में मात्रा 0.3 इंटू 1000। चलो सोल्व करो इसको। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आने वाले हमारे पास 0.506। सोल्व कर लेना बेटा, ठीक है। ये तो क्या आ गया हमारे पास, आई की वैल्यू आ गई। अब हमें अल्फा की वैल्यू रखनी है, तो क्या होगा, I-1 n। अभी थोड़ी देर पहले कराया था ना मैंने, अल्फा यही तो कराया था, नहीं कराया था क्या, 1 - n। तो चलो अब हमें I की वैल्यू होगी, n की वैल्यू पता होनी चाहिए। बेंजोइक अम्ल क्या बनाता है, द्विलक बनाता है, इसलिए n के बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल द्विलक बनाता है, अतः n बराबर कितना होगा, 2। n बराबर कितना होगा बेटा, 2 होगा, ठीक है। देखो जब वियोजन होता है तो वियोजित होने के पश्चात कितने गणों की संख्या होगी, वो होगी, ठीक है। और जब संगुणन की मात्रा आती है तो कितने जुड़े होंगे, ठीक है। संगुणित कणों की संख्या होती है n बराबर, ठीक है बेटा। चलो तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, रख देते हैं वैल्यू चलो इधर रखते हैं। तो क्या होगा ये, अल्फा इज इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी आई भाई हमारे पास, 0.506 माइनस 1, n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, अपॉन 1 माइनस 2। तो अल्फा इज इक्वल टू, एक में से घटाओ भाई 5, एक में से घटाओ, इसको माइनस की वैल्यू आने वाली है, नीचे भी कहीं की वैल्यू आने वाली है, माइनस की वैल्यू आने वाली है, 2 से क्या करना है अपन को, मल्टीप्लाई आएगा, माइनस 0.494 इंटू 2 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा हमारे को, इससे गुणा करो, 4 4 9 और 4 8, यानी 0.988 होगा बेटा। ये कितना हो गया, 0.988 हो गया अल्फा बराबर, या फिर लिख सकते हो 98.8%, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, वो मतलब ये आपकी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपका क्या हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल बचा हुआ है, जो भी मैं इस वीडियो में करा देता हूँ। अगले वीडियो में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमें दिया हुआ है अगला न्यूमेरिकल 10%, ये ठीक है, ये दिया हुआ है, जलीय H2SO4 की मोललता ज्ञात कीजिए, यानी विलेय और विलायक दोनों काई में है हमारे पास, ग्राम में है इसका मतलब, ठीक है। ज्ञात करना है हमें, तो ये सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, सॉल्यूशन है। तो मोललता, ठीक है, विलेय के मोलों की वो संख्या जो 1 kg विलायक में उपस्थित होती है, तो हम उसको अगर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो मोललता को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ये विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार हो गया मोल में चेंज, इनटू विलायक की ग्राम में मात्रा, ये इनटू 1000 हो गया केजी में चेंज, ठीक है बेटा। चलो गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें, देखो गिवन 10% H2SO4, वो भी कौन सा, एक्वस, डेट मीन्स क्या हो गया, 10 ग्राम H2SO4 है, यानी WB बराबर कितना हो गया, 10 ग्राम,
ये WB बराबर 10 ग्राम। ठीक है, तो अब इसके बाद WA बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिशत में दे रखा है 100 - 10 बराबर 90 ग्राम। और लो WA के बाद हमारे पास क्या हो जाए MB, विलय का अणुभार H2SO4 का अणुभार होता है 98 ग्राम प्रति मोल। ठीक है बेटा, चलो बस कुछ नहीं करना, रखना है स्मॉल m = WB की वैल्यू 10 इंटू ये 1000 अपॉन MB की वैल्यू हमारे पास 98 इंटू हमारे पास WA की वैल्यू 90 ग्राम। हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करो, चाहे तो काट दो चाहे तो मत काटो, तुम्हारी मर्जी। तो हो गया है 10,000 इसको इससे गुणा करोगे 98 को 9 बार, तो ये 8820 आ गया। भाग दो इसका 1.134 m, स्मॉल m का मतलब क्या है, मोल प्रति kg। ठीक है, ये आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है बेटा। सारे न्यूमेरिकल मैंने इसके करा दिए, सारे टॉपिक इसके करा दिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आप चाहते हो आपके पसंद का चैप्टर स्टार्ट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।